अंशु शाह मरकाम का सादर सेवा जोहार। हालांकि समय ऐसा नहीं था कि मैं अभी बोलूं, और मैं आशा ये कर रहा था कि बेहतर होता कि ज्यादा से ज्यादा ध्यान आने वाली पीढ़ी, हमारे समाज के नौनिहाल भात खाने से ज्यादा इस बात पे अपना गौर करते हैं। अगर कुछ बात वाले हो तो भात को छोड़िए, बात को पकड़ के जाइए, क्योंकि 364 दिन आपको घर में भात खाने को मिलता है। यहाँ पे कोई भूखा नहीं है और कोई भूखे की संतान भी नहीं है। भात तो हम घर में भी खा लेंगे, 364 दिन खा लेंगे, मगर 364 के बाद ये 365वां दिन साल में सिर्फ एक बार आता है, जिसे हम सभी विश्व आदिवासी दिवस के नाम से जानते हैं। हो सकता है कि मैं आपको अब शायद नजर आऊं या ना आऊं, परंतु मेरी अगर आप तक आवाज जा रही है तो आज भात से ज्यादा बात पे गौर करने की जरूरत है। और वैसे भी जहां लोग भात खा रहे हैं वहां पे वर्षा भी होने लगी। मेरी बात प्रकृति को समझ में आ गई, मगर आप लोगों को समझ में नहीं आई। क्योंकि हम आदिवासी हैं, प्रकृति पुत्र हैं, और हमारी वेदना, हमारी संवेदना, हमारी पीड़ा, हमारा मामला प्रकृति तक आसानी से पहुंचता है। और दुनिया नहीं सुनती, सरकार नहीं सुनती तो क्या हुआ, परंतु प्रकृति हमारी आवाज जरूर सुनती है। और अगर आप लोग यहाँ पे जितने बैठे हैं वो सभी अपने आप को यह मानते हैं कि वे सभी प्रकृति के पुत्र हैं, वे सभी प्रकृति की पुत्री हैं, तो आइए आज हम भात की जगह बात खाने पे बात करते हैं। तो मैं केंद्र पे आता हूं। आज अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस है, और जेनेवा से यह दिवस तय किया गया। साउंड वाले भैया इनको खत्म कर दो थोड़ा, और हल्का सा बेस बढ़ा दे दो उसमें। आज 9 अगस्त को ऐसा क्या जरूरी है जो हम सभी लोग मना रहे हैं। मैं यहाँ पे लगभग 3 बजे से आया हुआ था, मैं इंतजार कर रहा था। मुझे और भी जगह पे जाना था, परंतु मैं इंतजार करता रहा। एक विशेष मुझसे कहा गया कि पिछली बार आप आ नहीं पाए थे। मैंने बोला मैं वक्त का थोड़ा पाबंद हूँ, मैं वक्त के अनुसार जहाँ पे जो समय देता हूँ 19-20 पहुंच जाता हूँ। आज आदिवासी समाज के लिए एक विशेष दिन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने तय किया है। और मेरे यहाँ पे जो युवा भाई हैं, आप लोग आपस में बातचीत बाद में करना, थोड़ी देर ध्यान से सुन लीजिएगा। जितने भी लोगों तक मेरी आवाज जा रही है, ध्यान से सुन लीजिएगा। यह वो दिन आपके लिए तय किया गया है जिस दिन में आपको एक नेतृत्व युवाओं के अंदर तैयार करना है। ये मैं यूएनओ का जो स्टेटमेंट है उसको हिंदी में बता रहा हूँ। युवाओं को एक नेतृत्व तैयार करना है जो आदिवासी समुदाय को मुख्य धारा के संक्रमण में संक्रमित होकर विलुप्त होने से बचा सके, पहली चीज। दूसरी चीज, आदिवासी समुदाय को ऐसे कार्य करने के लिए युवाओं की लीडरशिप का निर्माण करना है जो कि इस प्रकृति को बचा सके। क्योंकि जो पूंजीवादी व्यवस्था है वो आदिवासियों की सामाजिक व्यवस्था के ठीक विपरीत है। और आदिवासियों के सामाजिक व्यवस्था के ठीक विपरीत होने की वजह से बहुत बड़े पैमाने पे जब उपनिवेश का दौर चालू हुआ, जब निवेश का दौर चालू हुआ, तो सबसे ज्यादा अत्याचार आदिवासियों पे हुए। मेरे पूर्व एक हमारे दादा यहाँ पे बोल रहे थे, मैं उनका नाम धोखे से याद नहीं कर पा रहा हूँ, शायद मर्सकोने जी थे, शायद मुझसे पहले भलावी जी बोल रहे थे अभी जस्ट पहले। उन्होंने कहा
कि हमारा एक भी आदिवासी मैनेजर नहीं बना। अगर उन तक मेरी आवाज पहुंच रही है, सॉरी कारपोरेशन, एक भी आदिवासी यहां पे क्या नहीं बना, क्या नहीं बना, मैनेजर। और मैनेजर यानी क्या होता है, नौकरी। अब एक चीज बताइए, एक विशेष प्रकार का आदिवासियों को नष्ट करने का षड्यंत्र चला रहा है। जो आदिवासी अपनी जमीन में अपनी जमीन का मालिक और राजा होके जीता था, उससे ये कहा गया कि आप हमारे ऐच्छिक विस्थापन के शिकार कैसे होते हो, हम आपको बताते हैं। ऐच्छिक विस्थापन वह होता है जहां पे चंद नोट के लालच पे, जहां पे चंद सिक्कों के लालच पे लोग अपनी मातृभूमि को छोड़कर नागपुर हंदाले काम कियाले वाले गाने पे डांस करने जाते हैं। ये ऐच्छिक विस्थापन वही चीज होता है जो आपको भू मालिक से उसका नौकर बनाने का काम करता है। जहां पे ये आदिवासी समाज जिससे सीखकर सिंधी समाज ने अपनी कॉलोनियों का निर्माण कर लिया, ये आदिवासी समाज जिससे सीखकर मुस्लिम समुदाय ने अपनी कॉलोनी का निर्माण कर लिया, ये आदिवासी समाज जिससे सीखकर जैन समुदाय ने अपना मंदिर स्थापित करके उसके इर्द गिर्द अपनी कॉलोनी का निर्माण कर लिया, ये आदिवासी समाज जिसकी कबीलाई संस्कृति को सीखकर सिख समाज ने अपने गुरुद्वारे के इर्द गिर्द अपने जीवन यापन के तमाम व्यवस्थाओं का निर्माण कर लिया, वही आदिवासी समाज अपनी उसी कबीलाई पद्धति को छोड़कर एक दूसरे बच्चों को कंपटीशन पे ढकेलता है और कहता है कि तू मेरा बेटा दुनिया का सबसे बड़ा नौकर और उसके बाद सरकार का जोकर बनेगा। ये सबसे बड़ी विडंबना आदिवासी समाज को। ये सोचना पड़ेगा कि आप अपने बच्चों को ये कहते हो कि आप अपनी 10 एकड़ जमीन को गिरवी रख दो सरकार के पास और जाओ 10 लाख रुपए का यहाँ पे लोन लेकर सरकारी नौकरी की तैयारी करो। और वहीं पे एक हमसे सीखे हुए समाज, हमारी कबीलाई सभ्यता, हमारी स्वयं की संस्कृति, हमारे जो अलगाववाद, क्योंकि ये आज परिभाषा है कि आदिवासी की जो अलगाव की स्थिति है वो मुख्य धारा से अलगाव की स्थिति है, वही उसकी संस्कृति है। हमसे सीखे हुए लोग उस जमीन की तरफ दौड़ते हैं और हम लोग अपनी जमीन को, अपनी माँ को, अपनी मातृभूमि को नीलाम करके किसी और के हाथों पे गिरवी रख के नौकर बनने की होड़ पे दौड़ते हैं। ये सबसे बड़ी शर्मनाक बात। आज मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मुझे उम्मीद है, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर मेरा ससुराल है। मैंने पूछा कि मैं जाऊं क्या ससुराल, भैया ने बोले नहीं, आप पहले आप स्पीच दीजिएगा उसके बाद जाना। और मैंने यह भी आपको उनने मेरे से कहा कि अपनी शादी के बारे में भी बताना। आप अगर भारत देश के अंदर कोई सबसे बहुचर्चित आदिवासी शादी की अगर बात होती है तो वहां पे गर्व से हम कह सकते हैं कि वहां पे हमारा जिक्र होता है, जहां पे हमारा खुद का जो वीडियो है, जो आप रील बनाते रहते हैं ना, हमने तो रील भी नहीं बनाई, हमने अपनी पद्धति से शादी की और 33 मिलियन हमारा व्यू चला गया, जो आप यहाँ पे 30,000 भी नहीं पा पाते। ये आजकल के निब्बा निब्बी के लिए स्पेशल मैंने कहा। उन निब्बा निब्बी का जन्म सिर्फ वो डीजे लगा के नाचने के लिए नहीं हुआ और ना ही इस दिवस को डीजे लगा के नाचने के लिए तैयार किया गया है। आपको मूर्ख बनाया जा रहा है, आपको जोकर बनाया जा रहा है कि आप अपनी औकात से बाहर आओ और उसके बाद जो पैसा आपकी शिक्षा, जो पैसा आपकी संस्कृति, जो पैसा आपके सम्मान की बरकत के लिए खर्च होना चाहिए, वो पैसा आप सिर्फ मुजरा में खर्च कर देते हो, सड़क भर नाचते रहते हो। मगर क्या मैं पूछता हूँ, क्या वो डीजे आपका पेट भर देगा?
क्या वो डीजे आपका पेट भर देगा? युवाओं से पूछता हूँ जो आज भीड़ बना के नाच रहे थे, क्या बता सकते हैं? हाँ या नहीं बोलिए? क्या डीजे आपका पेट भर देगा? क्या डीजे आपको सम्मान दिलाएगा? अरे हम तो आदिवासी हैं भाई, हम तो सबसे ज्यादा सभ्य संस्कृति के लोग हैं। आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले हमारे में नृत्य जो होते थे उस पे गोल घेरा होता था और उस गोल घेरे में सारे लोग ताल से ताल मिलाकर एक जैसा नृत्य करते थे। सही सही बताना और हाथ उठाना, क्या किसी ने वो गोल घेरे वाला नृत्य देखा है अपने गांव में? यहाँ पे माताएं बैठी हैं, देखे हैं आपने गोल घेरे वाला? देखे हैं? दादा लोग देखे हैं गोल घेरे में नृत्य किया करते थे और बीच में बाजे बजा करते थे। देखा है आपने? देखा है? हाँ या नहीं बताइए? एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए। देखा है ना? यानी कि कितने कम गवाह बैठे हैं हमारी सांस्कृतिक नृत्य के, कितने कम गवाह बैठे हैं। मतलब कि मनुष्य की उत्पत्ति का उद्देश्य क्या होता है, यह हमारे समाज को आज सीखना होगा। मैं आपसे पूछता हूं, कितने लोगों को यहाँ पे पता है कि आपका जन्म किस लिए हुआ है? कोई बता सकता है? आपका जन्म किस लिए हुआ है? आपका जन्म क्या नई पीढ़ी को उत्पन्न करने के लिए हुआ है या फिर नई पीढ़ी के सृजन के लिए हुआ है? बता सकते हैं? कोई बता सकता है कि आपका जन्म किस लिए हुआ है? आपका जन्म नई पीढ़ी के सृजन के लिए हुआ है। आलम यह है कि हमारे एक भैया कह रहे थे कि यहाँ पे पाखंडवाद बहुत बड़ी समस्या है। मैंने बोला पाखंडवाद से ज्यादा उन्हीं पाखंडवाद के कुछ कुछ सिस्टम से आप सीख लो कि वो अपने संस्कृति के लिए कितने तटस्थ हैं, वो अपनी सभ्यता, वो अपने सम्मान के लिए कितने तटस्थ है। जिस दिन आदिवासी समाज अपने सम्मान, अपने स्वाभिमान, अपनी संस्कृति के लिए तटस्थ होगा, उस दिन उसका धर्म का परिवर्तन बंद हो जाएगा। जिस दिन वो अपनी जमीन के सम्मान के लिए खड़ा होगा, उस दिन उसका धर्म का परिवर्तन बंद हो जाएगा। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ, अगर सामाजिक रूप से धर्म का परिवर्तन हो रहा होता तो पूरा समाज धर्म से परिवर्तित हो गया होता, परंतु यहाँ पे सामाजिक रूप से धर्म का परिवर्तन नहीं हो रहा। ये धर्म का परिवर्तन वही लोग कर रहे हैं जिनका व्यक्तिगत रूप से बौद्धिक विकास नहीं हुआ है, जो मानसिक रूप से कोदू है, जिनके दिमाग में जरा भी बुद्धि नहीं है। वही लोग कहते हैं कि कहीं ये डॉक्टर को दिखा लूं, कहीं वो डॉक्टर को दिखा लूं। मैं कहता हूं कि आपके पुरखों से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं। एक बार अपने पुरखों की आत्माओं को याद करो, आपसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं। मेरी बात कितनों को समझ में आ रही है? एक बार हाथ खड़ा कर सकते हैं? यानी कि मेरा रुकना सार्थक हुआ। एक बार जोर से ताली बजाएंगे। और ये ताली ये सोच के अब दोबारा बजाना, जो लोग अपना तन मन धन, अपना जीवन सम्मान से जीने के लिए तैयार कर सकते हैं, वो लोग ताली बजाएं। देखना जी, ये आदिवासी की जुबान है, कटना नहीं चाहिए। कटेगी तो नहीं ना। बारिश से ज्यादा मेरी आवाज आ रही है कि बारिश की ज्यादा आ रही है? किसकी ज्यादा आ रही है? मेरी आ रही है। यानी कि जिनको मेरी आवाज नहीं आ रही है तो वो मानसिक रूप से क्या है? पीछे शायद नहीं आ रही होगी, पीछे की पंक्ति के लिए माफी। मैं आपसे यह अनुरोध कर रहा हूं कि अगर इस समाज की आने वाली पीढ़ी, अगर इस समाज की आने वाली जनरेशन, जो बच्चे आज स्कूल में हैं, जो बच्चे आज कॉलेज में हैं, उनके माता पिता, मैं पता है, मैं जानता हूं खासकर किनके साथ होता है। हमारे पुरखे लोग क्या करते थे? हमारे पुरखे लोग बैल चराते थे कि नहीं? हाँ नहीं बताओ, बैल चराते थे। तो बैल चरा के क्या करते थे?
ऐसा डंडा लेते थे और पीछे भिड़े रहते थे, भिड़े रहते थे ना, ए बेंचर, ए बेंचर, ए बेंचर। परंतु जैसे ही नौकरी लगी तो उनको बेंच चलाने को मिल नहीं रहा है, तो अपने बच्चों को बैल बना के रखे, ए बेंचर, ए बेंचर, ए बेंचर। जिस दिन वो माता पिता अपने बच्चों को बैल समझना बंद करके उनके अंदर आत्मविश्वास और उसके साथ साथ उन्हें आत्म संशय के संक्रमण से बाहर निकालने का कार्य करेंगे, उस दिन हमारा समाज का जो युवा है खुद क्रांति कर देगा। उस दिन हमको नकली बिरसा मुंडा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नकली टंटे बाबा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा समाज खुद अपनी झांकियों का निर्माण जीवंत रूप से कर देगा और हमको सरकार से ना तो मांगना है ना तो हमको सरकार से टकराना है। हमारा एक भैया बोल रहा था कि यहाँ इतनी जमीन दबा लिए, वहां इतनी जमीन दबा लिए। हमने कहा एक ही तरीका है, एक ही तरीका है उसका। लोग जमीन दबा रहे हैं ना, लोग जमीन दबा रहे हैं ना, दबा लेना, कितना दबाओगे? जब हमारी फड़ापन शक्ति दबाएगी ना, तो आप लोग रोज यहाँ पे जो आस पास रहते हैं ना, रोज आके यहाँ पे मट्ठा टेक के अपनी पुरखों की आत्मा है उसको जिंदा करने का, उनको फिर से अस्तित्व में लाने का काम करो। जो आपके साथ गलत करेगा, हमारे पुरखों की जो आत्माएं हैं, जो हमारे पुरखों का जी शक्ति है, जो हमारा फड़ा पेन है, जो हमारा पेरसा पेन है, जो हमारा सचोर पेन है, जो हमारा भीमाल पेन है, उनकी शक्तियों को अगर आपने एक बार जागरूक कर दिया ना, तो जो आपको दबा रहे हैं ना, उनको हमारी शक्तियां 10 फुट गड्ढे में दबा देंगी, पता भी नहीं चलेगा। और ये मैंने खुद आजमाया है, ये मैंने खुद आजमाया है। और कुछ चीजें मन से कही नहीं जाती, क्योंकि ये हमारी सांस्कृतिक की बात है, ये हमारी सांस्कृतिक परगना में होती है। हमारे शिक्षा के केंद्र क्या होते थे पहले पता है आपको? आदिवासी या गोंडवाना समुदाय में यूनिवर्सिटी क्या होती थी पता है आपको? किसी को पता है यूनिवर्सिटी हुआ करती थी? कितनी यूनिवर्सिटी होती थी किसी को पता है? 52 गढ़ होते थे और उन गढ़ों के गढ़ा होते थे, और उसके बाद जितने परगना होते थे वो परगना ही कचहरी होती थी, और वही परगना हमारे शिक्षा के केंद्र होते थे, और उन परगना के अंदर हमारे घोटुल चला करते थे। अगर आप इस स्थान को घोटुल बनाएंगे तो मैं कहता हूं कि डेफिनेटली आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एक बात और बताता हूं, हमारे भैया कह रहे थे कि यहाँ पे इसकी बहुत समस्या है। किसकी समस्या है? इसकी, समझ गए ना? यहाँ पे शराब की बहुत समस्या है। कितने लोग मानते हैं कि शराब की बहुत समस्या है? हाथ उठाइए। शराब एक समस्या है, कितने लोग मानते हैं? हाथ उठाइए। शराब एक समस्या है, मानते हैं? ये अभी की पीढ़ी बोल रही है। हमारे पुरखे कहते थे शराब तो धंधा है। क्या कहते थे? क्या है शराब? धंधा है। और धंधे में बैठने वाला, गद्दी में बैठने वाला, जैन साहब यहाँ बैठे उनसे पूछिएगा, जो इंसान गद्दी में बैठा है वो अग्रवाल जी बैठे उनसे पूछिएगा, अगर उनकी मिठाई की दुकान है तो उसका बच्चा वो मिठाई उठा के कभी नहीं खाएगा, क्योंकि वो गद्दी में बैठा है, वही उसकी कमाई है। तो आदिवासी जिससे बरकत करता था उसको वो इधर डालने लगा, इसलिए उसकी बरकत क्या हो गई? खत्म। दूसरी गलती, आदिवासियों के देव को कभी दारू नहीं चढ़ती थी। क्या आदिवासियों के देव को कभी दारू चढ़ती थी क्या? नहीं, आदिवासी के देवी देवता को महुआ का फूल चढ़ता था। क्या चढ़ता था? महुआ, देखिए ना, महुआ चढ़ता था। अब आपका महुआ क्या हुआ? आपका महुआ हल्दी तालिका में तो चढ़ रहा है, आपका महुआ हर छठ में चढ़ रहा है, और वो जो माँ उसको चढ़ा रही है उसके बच्चे को अच्छा जीवन दे रहा है, और आप उसी महुआ फूल जो जीवन देता है आप उसको गला रहे हो, उसको तपन दे रहे हो, उसको इतना ज्यादा पीड़ा दे रहे हो। वो महुआ फूल हमारे फड़ा पेन का प्रिय फूल है। अगर आप भगवान की किसी प्रिय
वस्तु को, भगवान के किसी प्रिय वस्तु को यदि आप आग में डालोगे तो वो तकलीफ देगा कि नहीं, बताइए। हमारा प्रकृति शक्ति कहती है कि महुआ फूल मेरा बेटा है। अगर आप उसी महुआ फूल को आग में डालोगे, यदि आप उसी महुआ फूल को भाप बना डालोगे तो उसका दुष्परिणाम आपके कुटुंब को बर्बाद कर देगा। और यही कारण है कि लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। यही कारण है कि ये लोगों के पुरखों की शक्तियां, पुरखों का आशीर्वाद उनके साथ नहीं है, इसलिए लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। जिस दिन आपके पुरखों की शक्तियों को आपने मत्था टेकना चालू कर दिया, उस दिन मैं आपको बताता हूं आप सफल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कितने लोग सफल होने के लिए तैयार हैं, बताइए जरा हाथ खड़े करके। चलिए देखता हूं, काफी लोग हैं। मैंने एक चीज और देखा है साहब, तिरोड़ी के लोग हाथ तो उठाते मगर आवाज नहीं उठाते। उठाते हैं कि नहीं, बताइए। मुझे कुछ शिकायत आई, मैं 3 बजे से बैठा था। शिकायतें तो मुझे आपसे थी कि जो दिन तय किया गया था कि इस पूरे दिन आदिवासी समाज बैठ के चर्चा करे, चिंतन करे, मंथन करे और उसके बाद इस समाज की चर्चा पे जो विचार निकल के आए उस विचार की शाम को शोभा यात्रा करे। अगर ऐसा होता तो कैसा होता भैया? अगर हम दिन भर बैठ के डिस्कस करते, सारे बच्चे अपनी समस्या वहां पे खुल के अपने समाज के बुद्धिजीवियों के पास रखते। आज हमारे समाज के पास आचार्य नहीं है कि हमारे समाज के पास, परंतु हमारे समाज के पास पहले आचार्य हुआ करते थे जो कि परगना में बैठा करते थे। आज हमसे सीख के लोगों ने अपनी संस्कृति को आज की परिस्थिति में कैसे जीना है यह तय कर लिया, परंतु हमको भी तय करना पड़ेगा ना कि हमें आज की परिस्थिति में कैसे जीना है। मैं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल रहा, मैंने ज्यादा समय तो नहीं ले लिया, तो पानी पी लूं। मेरा उद्देश्य सिर्फ भाषण देना नहीं होता, मेरा उद्देश्य होता है कि अगर तुम जिंदा कौम की औलाद हो तो तुम्हें जिंदा नजर आना होगा। अपने घर के सांप के बिलों से बाहर निकलो। आज नाग पंचमी है ना, तो साथियों वाले कितने हाथ खड़े करो जरा, है ना? तो तुम्हारे साथियों वाले ऐसे हाथ खड़ा करो क्योंकि तुम सब नागकुल के लोग हो और तुम नागकुल के लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि आज तुम प्रण लो कि तुमको इस पूरे समाज को सही दिशा में लाना है और जो इंसान गलत दिशा में जाए उसको डस के भी दिखाना है। अब आप कैसे डसोगे उसको? कैसे डसोगे? जब आपके पास विष होगा। और विष क्या होता है आज की समय में? इस समय ये जैसा विश्व है, इस विश्व में विश्व कहते हैं ज्ञान को। किसको कहते हैं? ज्ञान जो होता है क्या होता है? विष। ज्ञान क्या है? विष। और उसको आपको सीखना है, पीना नहीं है कि भंगिया पी गया। कितने लोग उस दिन नाच रहे थे, मैं देखा। क्या मिला भैया तुमको? मैं सीधा प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूंगा। कितने बच्चे यहाँ पे कॉमर्स बैकग्राउंड के? हाथ खड़े करना जरा, हाथ खड़े करोगे, डर क्यों रहे हो? कितने बच्चे यहाँ कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं? कॉमर्स वाणिज्य वाले कितने बच्चे हैं? नहीं है। तो कितने बच्चे बड़े होकर वाणिज्य विषय लेंगे, बताइए जरा? क्योंकि अगर आप वाणिज्य विषय लोगे तो आपको समझ में आएगा फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होता है। फाइनेंशियल लिटरेसी की मैं अंतिम टॉपिक आपके सामने लाया हूं। फाइनेंशियल लिटरेसी में 2 चीजें होती है। एक चीज होती है एसेट और एक चीज होती है लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब है जो चीज आपके जेब से पैसा निकाले, और दूसरी चीज होती है एसेट जो आपके जेब में पैसा डाले। आज के बाद से तुम बच्चों को पढ़ लेना होगा कि आप अपने साथ एक भी ऐसी चीज नहीं लेंगे जो आपके जेब से पैसा निकाले। आप वही चीज लेंगे जो आपके जेब में पैसा डाले, और जिसके पास पैसा होता है
उसके अंदर स्वाभिमान होता है। जिसके पास पैसा होता है वो इंसान किसी के सामने झुकता नहीं, वो सीधे पुष्पराज होता है। समझ में आया? तो क्या बोलते हैं पुष्पराज? क्या कहते हैं? उसके लिए क्या करोगे? क्या जपोगे माला या फिर कमाओगे पैसे वाला? बोलो। अगर झुकेगा नहीं साला तो बनना होगा तुम्हें पैसे वाला। समझ में आया? क्या समझ में आया? अगर झुकेगा नहीं साला तो तुम्हें बनना होगा क्या? पैसे वाला। और एक चीज याद रखना, हिंदुओं के उसमें एक बहुत अच्छी बात है, लक्ष्मी किसके पास होती है पता है? किसके पास होती है? या मांग भरी वाली महिलाएं होंगी, लक्ष्मी पूजन करती होंगी, वो मांग भरी वाली महिलाओं से पूछता हूं, लक्ष्मी किसके पास होती है? लक्ष्मी तो कृष्ण के पास है। और कृष्ण का मतलब क्या होता है? पावर। तुम्हारे पास सेल्फ कॉन्फिडेंस की पावर नहीं है, तुम क्या खाक लक्ष्मी को रखोगे? जिसके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस की पावर नहीं है, जिसके पास सोशल पावर नहीं है, जिसके पास पर्सनल पावर नहीं है, जिसके पास पॉलिटिकल पावर नहीं है, जिसके पास फाइनेंशियल पावर नहीं है, उसके पास लक्ष्मी कभी नहीं आएगी। उसके लिए तुम्हें क्या बनना होगा? सेल्फ पावर, मतलब खुद को पावरफुल बनना होगा। कहते हैं ना कि खुद को कर बुलंद इतना, सुना है आपने? खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा भी पूछा अब करेगा कैसे कैसे। तो मैं आपसे संक्षिप्त में यह बात कह रहा हूं कि आप लोगों को अब मनी माइंडेड बनना होगा, क्योंकि आपको लात, आपको बात और आपको धुतकार किसने मारी है? पैसा वालों ने। किसने? पैसा वालों ने। अरे हमारे गांव के नहीं बोल रहा हूँ, वो गांव वाले तो कम से कम राशन पहुंचा दिए, तुम कोलू का बैग छोड़ दिए तो कम से कम तेल पहुंचा दिए, तो उनका धन्यवाद करना है। समझ में आया? तुम यहाँ पे दाल उगाना छोड़ दिए तो अरहर की, मूंग की और न जाने कितनी दाल तुमको पहुंचा दिए, क्योंकि तुम तो अपने बच्चों को बैल समझ के बोल दिए कि पहली रैंक आना है, पहली रैंक आना है, फर्स्ट आ जाओ, फर्स्ट आ जाओ, फर्स्ट आ जाओ। वो फर्स्ट वाले बच्चे हमेशा फर्स्ट हो गए। वो फर्स्ट वाले बच्चे क्या हुए? हमेशा फर्स्ट होते हैं। इसलिए फर्स्ट के चक्कर पे मत जाओ। अगर तुम्हारे बच्चे के अंदर तुम कुछ डाल सकते हो तो एक ही चीज डालो कि वो सामुदायिक रूप से सक्रिय होकर और संगठित होकर पैसे कैसे बनाएगा, ताकि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी सम्मान के साथ जी सके, ना कि मालिक वो बीमार पड़ गए पैसे देना। होता है ना? ऐसा होता है ना? हमारी जमीन गिरवी रख लो, बीमार पड़ गए पैसे देना। ये समस्या क्यों आई? ये समस्या क्यों आई? मैं आपको बताता हूँ। मैं बचपन में मेरी पढ़ाई गुरुकुल स्कूल में हुई थी। उस श्री दिगंबर जैन साध्यात गुरुकुल विद्यालय धनौरा से मैं पढ़ा हूँ। वहां पे एक जैन मुनि आए हुए थे। वहां पे वो बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि तुम अक्षत लेके आओ, मतलब चावल लेके रोज सुबह आओ, और जो मंदिर जी है वहां पे उस चावल को संग्रहित करना चालू करो और कुछ मत करो। क्या इकट्ठा करो? चावल लेके आओ और मंदिर जी में संग्रहित करो और कुछ मत करो। ये बात रियलिटी की बात आपको बता रहा हूँ। आप अगर आपके परिचित में कुछ जैन समुदाय में हो तो उनसे पूछ लेना। सुबह सुबह वो अपने सांस्कृतिक परिवेश में हाथ पे अक्षत लेते हैं और वो मंदिर जी जाते हैं, सुबह सुबह नहा लेते हैं। ये चीज अब समझना। हमारे यहाँ पे भी जब भूमिका आता है तो भूमिका क्या कहता है कि हंडी में, अपने देवठाना के पास हंडी रखो और उसके बाद ये हंडी में जितना चावल डालोगे उतना एक मुट्ठी चावल निकालो और रोज एक मुट्ठी चावल डालो। ये हंडी का वो मुट्ठी भर चावल खत्म नहीं होना चाहिए। सच सच बताना, कितने के देवठाने में आज भी वो हंडी चलती है? बताइए। वो अम्मा जी के हैं और मेरे घर में भी है। कितने लोगों के पूजा के स्थान पर वो हंडी है? बताइए। चावल की हंडी है ना? अच्छे से हाथ उठाओ ना, चोरी थोड़ी ना किए हैं।
है ना, इतने लोगों के घर में चावल की हंडी है और ज्यादातर लोगों के घर में वो चावल की हंडी गायब है। तो जिनके घर से चावल की हंडी गायब है वही इंसान आर्थिक समस्या से बहुत ज्यादा विकसित नहीं हो पा रहा, वो बहुत ज्यादा परेशान है। आप रिसर्च कर लो, हमसे सीखी हुई पद्धतियों को लोगों ने लिटरेचर में तैयार करके अपने समाज को सफल समाज बना दिया। और हम डीजे के लिए कितना पैसा हुआ, बैनर के लिए कितना पैसा हुआ, भात के लिए कितना पैसा हुआ, आप विश्वास नहीं करोगे। इस मध्य प्रदेश में पहला विश्व आदिवासी दिवस जबलपुर पे जब हमने मनाया था तो 5 साल मैंने वहां के लोगों को क्या खिलाया था पता है? वो मुर्रा आता है, चना सिर्फ यही मिलेगा। जमाने भर के लोग जो हमारा शोषण करने आ रहे हैं वो उपास रह के आ रहे हैं और तुम यहाँ पे भूखे मारे पड़े हो। तो आओ ना, कितने लोग 9 अगस्त को उपास रहने की तैयारी कर सकते बताइए? कितने लोग 9 अगस्त को उपास रहेंगे? हाथ खड़े करना जरा। पक्का माता वादा कर रहे हो? आज से एक प्रथा चालू करो कि 9 अगस्त को आदिवासी समाज क्या रखेगा? उपास रखेगा। बाकी 364 दिन दबा के खाएगा और 9 अगस्त को क्या रखेगा? और बाकी जो अपने पेट खाने में जो घर में चलता है, वो जो तीज में चलता है, आखा तीज में चलता है, वो तो चलता रहेगा। परंतु जो बाहर से पिक्चर देख देख के जो हम सीख गए हैं उसकी भी एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं थोड़ा और बोल दूं कि खत्म करूं? ज्यादा तो नहीं हुआ ना? ये हमारी माताओं के लिए है। माताएं अक्सर कहती है महिलाओं का शोषण होता है। कितनी माताएं मानती है कि महिलाओं का शोषण होता है? हाथ खड़े करना जरा। अरे गर्व से उठाओ ना, मानते हो तो उठाओ। वो बहन जी फोन में बात कर रही थी, उसको पता नहीं, उसको ये पता कि हाथ बस खड़े करना है। अच्छा, किस लिए हाथ खड़ा करना बताओ? महिलाओं का शोषण होता है ना? अब शोषण क्यों होता है ये बता रहा हूं। कितनी महिलाएं मानती है कि महिलाओं का शोषण होता है? एक बार हाथ खड़े करो। मानते हैं ना? हमने महिलाओं का शोषण क्यों होता है ये बता रहा हूं। ये आदिवासी समाज पहले कौन सा समाज था? नारी प्रधान समाज। कुछ अच्छा, पार्थे जी आपको बुला रहे हैं। ये आदिवासी समाज नारी प्रधान समाज, जहां पे हम जीवंत प्रमाण बता सकते हैं कि जिस समय महिलाओं को रानी नहीं बनाया जाता था उस समय आदिवासी समाज ने रानी दुर्गावती को रानी बना के सिंहासन पे ताजपोशी करके दिखाया। तालियां बजा दो उसकी। तो क्या महिलाओं का शोषण होता था? शोषण होता तो घर के अंदर रहती ना, रानी कहां से बन जाती? गलत तो नहीं बोल रहा हूं? अब महिलाओं का शोषण उनने खुद चालू किया। कैसे? अब मैं आपको बताता हूं। एक बहुत ज्यादा विकृत परंपरा आई। वो विकृत परंपरा क्या थी? पहले गांव में ऐसा सिनेमा आया। सिनेमा में कौन सी प्रथा आई? दहेज प्रथा। उसने हमारे दिमाग में डाला कि अगर तुम दहेज नहीं दोगे तो तुम्हारी बेटी का जीवन अच्छा नहीं रहेगा। क्या डाला? ऐसा हमको डर लगता है ना कि अगर हम दहेज नहीं देंगे तो हमारी बेटी सुखी रहेगी कि नहीं रहेगी? लगता है ना? लगता है कि नहीं? वो कहां से आपके दिमाग में आया? क्योंकि मनुष्य का दिमाग शब्दों में नहीं, इमेजेस में सोचता है, वो चित्रों में सोचता है। तो बार बार वही चित्र दिखाया। अब वो टीवी की शक्ल पे दहेज आया। क्या आया? टीवी की शक्ल पे क्या आया? दहेज। क्या आया? दहेज। अब देखिए, एक पुरुष ने पैसा कमाया, बीवी आई, बीबी ने दहेज में टीवी लाई, पति गया दिन भर कमाने, बीबी बैठी है चैनल घुमाने। होता है कि नहीं बताइए? पति गया कमाने, बीबी बैठी है चैनल घुमाने। उसमें आया पवित्र रिश्ता। रोज 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 पवित्र रिश्ता आए कि नहीं? कुमकुम भाग्य। और कौन कौन से? एक समय आता था क्योंकि सास भी कभी बहू थी। आता था कि नहीं?
जिन लोगों ने वो सीरियल में अपनी जिंदगी बिगाड़ दी, वो पिक्चर से पैसा कमा कमा के आज वो सांसद बन गई। आप कहा वही के रहा, हुआ कि नहीं बताइए। अब उसमें होता क्या है, वो पिक्चर में जो लोग हार पहनते हैं वो काहे का होता है, बेंटेक्स का, काहे का होता है। मगर अब वो घर में जो चैनल घुमा रही है, वो रोज एक एक चैनल में देखती है, क्या देख रही है कि वही हार वही हार वही हार। अब पति गया कमाने, बीवी बैठी है चैनल घुमाने। तो जब पति घर पे लौट के आया तो बीवी ने मुंह इतराया, उसका बन गया मुंह इतना बड़ा। पति ने पूछा बोलोने जी क्या हुआ, कहते तुम तो हमसे प्यार ही नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि हमने पिक्चर में देखा था कि प्यार करते समय सोने का हार लाना पड़ता है तब प्यार होता है। होता है कि नहीं, ऐसा बताइए, हाँ या नहीं बताइए, होता है कि नहीं, होता है कि नहीं। अब उसने, हम तो दिन रात मेहनत कर रहे थे, अब हमारी लुगाई को गुलाम कौन बना लिया, पिक्चर वाला। कौन बना लिया, पिक्चर वाला। अब उसके बाद वो पति दिन रात मेहनत कर रहा है कि मैं अपने घर को खुश रख सकूं, क्या रख सकूं, खुश रख सकूं। मगर उसकी बीवी ने तो माइंड सेट बना लिया कि जब वो पवित्र रिश्ता का हार आएगा तो मैं खुश होंगी। और जब उसने इस प्रकार का माइंड सेट बना लिया तो पति ने बोला चलो ठीक है यार, रोज रोज की टहटे से अच्छा मैं जाता हूँ अपनी जमीन बेच के या अपनी जमीन गिरवी रख के या अपनी सैलरी पे 15% के इंटरेस्ट रेट पे वो सोने का हार ला के इसको देता हूँ। अब उसने सोने का हार दे दिया, अभी उसकी कमाई थी 30,000, अब उसकी कमाई रह गई कितनी, 5,000। अब बीवी कहती है तुमने हार तो ले आए, बड़ी अच्छी बात है, 15 दिन हंसी खुशी रही। उसके बाद कहती है हार तो ले आए मगर बनारसी साड़ी रह गई है। क्या रह गया, बनारसी साड़ी रह गई है। अब फिर उसके बाद मेरा पति क्या करे, एक तो लोन चल रहा है, EMI पड़ रही है, उसके बाद ये बनारसी साड़ी अलग से। फिर जैसे तैसे वो लाए, उस समय तक पति को मिल गया इंक्रीमेंट या प्रमोशन जो भी। अब उसके बाद बोलती है अरे इधर खत्म नहीं हुआ है, अभी क्या हुआ है कि जो पवित्र रिश्ता में जो घर बना हुआ है मेरे को भी वैसे ही घर बनाना है। वो तो होटल का किराए पे लेते हैं, पिक्चर शूटिंग करते और भाग लेते हैं। मगर हमारे यहाँ महिलाएं कहती है कि वो पवित्र रिश्ता में जो घर बनाए हमको भी वैसे घर बनाना है। और जब इस प्रकार की सोच आपके दिमाग में डालते हैं तो सेंध भी लगाते हैं। हमारे गांव में पहले सतरीठा आता था, हमारे गांव में काली मिट्टी थी जो हम रोज घस घस के सर में लगाते थे, बाल भी नहीं झड़ते थे। परंतु रोज 1 रुपए की हमारे जेब में सेंध लगा के क्या ला दिया, क्लिनिक प्लस। कितने लोगों के घर में क्लिनिक प्लस या शैम्पू यूज होता है। तो ये मूर्ख महिलाओं की निशानी है जो क्लिनिक प्लस रगड़ती है। उनका दिमाग काम नहीं करता, उनको चाहिए क्लिनिक प्लस, उनको चाहिए हेड एंड शोल्डर। क्योंकि वो किराए पे करोड़ों रुपए लेके आके ऐड कर रही थी बिग लगा के, वो क्या कहती है कि मेरे जैसे बाल तभी आएंगे जब आप 1 रुपए का क्लिनिक प्लस लगाएंगे। और कितनी अच्छी अच्छी पढ़ी लिखी महिलाएं बेवकूफ बन जाती हैं, बनती है कि नहीं। तो सबसे पहले अपने घर से, अपने बुद्धि में जो कचरा भरा हुआ है उसको निकाल के फेंकिए। और अपने समाज में आप जननी हो। मैं महिलाओं को क्यों बता रहा हूँ, कारण बताता हूँ। एक हिंदू धर्म की एक कथा है जिसमें यह कहा गया था कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदने की रचना कहां से सीखी, कोई बता सकता है कहां से? माता के कोख से, पेट में थी तब सीखी ना। तो जब हमारी महिला गर्भवती होती है वो जैसे चलचित्र देखती है, जैसा माहौल देखती है, वैसे ही उनकी संतान हो जाती है। जब वो गर्भवती महिलाएं सास बहू और साजिश देखती है तो उसकी बच्चे भी साजिशकर्ता में शामिल हो जाती है। दूसरी चीज, आज के डेट में पेरेंट्स
बहुत कंप्लेंट करते हैं कि हमारे बच्चे बस मोबाइल ही चलाते रहते हैं। मैं उन पेरेंट्स से कहता हूं, आप अपने बच्चों को मोबाइल चलाना सिखाओ। आप अपने बच्चों को जब रोटी बनाना सिखा सकते हो, आप अपने बच्चों को जब कलम चलाना सिखा सकते हो, तो आप अपने बच्चों को मोबाइल चलाना नहीं सिखा सकते क्या? ये मोबाइल भी ठीक उसी गाड़ी की तरह है। अगर उसने पूंजीवाद का नशा किया तो वो कहीं जाके एक्सीडेंट कर देगा और उसकी जीवन लीला समाप्त कर देगा। यही चीज आपको सीखना पड़ेगा। शायद मैं बहुत लंबी बातें कह चुका हूं और मेरा उद्देश्य था कि मैं आज हाथ जोड़ के मेरे समाज के उन समस्त माताओं और उनके पिताओं से अनुरोध करता हूं कि अपने बच्चों को सर झुका के नहीं, सर उठा के जीने वाला बनाने के लिए अपने बच्चों को हमारे साथ जोड़ने के लिए कितने माता पिता तैयार हैं? हाथ खड़े करना। पक्का? राजा भैया यहाँ थे, उनका सबका नोट कर लेना भैया, वो पीछे खड़े हैं। और कितने बच्चे चाहते हैं कि वो भी एक मिलीनियर की तरह जिए? कितने बच्चे चाहते हैं कि उनके पास भी अपार पैसा हो, कि जिनसे कभी उनके पिताजी ने कर्ज लिया था, आने वाले समय पे आप उनको कर्ज दे सको? कितने बच्चे ऐसे हाथ खड़े कर सकते हैं? पक्का? परंतु एक चीज आखिरी बात बोल रहा हूं, याद रखना, आपका माइंड सेट यहाँ पे काम करेगा। अगर आप सोच रहे हो कि मेरे को 1 साल के अंदर रिजल्ट चाहिए, तो मतलब आप लेबर हो। एक लेबर सोचता है कि मेरे को सुबह खाना है तो शाम को मिलना, होता है ना? जब तक आपके पास 15 से 20 साल का गोल नहीं होगा। आज अगर आपने अपने बच्चे का पैदा करने से पहले उसका भविष्य प्लान करिए। अगर आपके पास गोल होगा तो आपकी संतान कभी विकृत नहीं होगी, वो सही दिशा पे आपका, उस देश का, इस समाज का, इस धरती माता का नाम रोशन करेगी, इस गांव का नाम रोशन करेगी। क्योंकि यहाँ पे मैं इस बात को क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे वो चुनिंदा लोग बहुतायत है जो कि मोबाइल में जॉब कर रहे हैं। बहुतायत वो लोग हैं जो अपने बच्चों को अच्छा जीवन दे पा रहे हैं। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें एक अच्छी सामाजिक शिक्षा दो, ताकि आपके बच्चों का कोई किसी भी प्रकार का शोषण ना कर सके। और तुम्हें खुद सोचना होगा, लड़के और लड़कियों, तुम्हें खुद सोचना होगा कि तुम गिरे हुए इंसान हो या फिर ऊंचे इंसान हो। आपके अंदर एक ठसक होनी चाहिए कि मैं भी बुद्धिमान हूँ, ताकि आपको कभी किसी के सामने सर न झुकाना पड़े। लोग आपके सामने तमाम प्रकार के माया मोह लेके आए, परंतु आप एक ही चीज कहना कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरी सोशल रिस्पेक्ट मेरे लिए तमाम जीवन का उद्देश्य है। और यही बात आज जेनेवा से, यूएनओ के माध्यम से आज यही बात यहाँ पर आई है। यही बात निकल के आई है कि ये आने वाली पीढ़ी के जो युवा लीडर हैं वो जिम्मेदारी उठाए और जो आज मुख्य धारा में जोड़कर आदिवासी समाज को नष्ट कर रहे हैं, उन लोगों से बचाएं। और यहाँ पे मेरे कुछ गैर आदिवासी समाज के सम्मानीगण मौजूद हैं। और हमारी परंपरा रही है कि जो भी हमारे कुटुंब कबीला में आता है, हम अपने घर वालों से ज्यादा उनका सम्मान करते हैं। और इसलिए आप सभी से हाथ जोड़ के अनुरोध करते हैं कि जब आप हमारे कुटुंब कबीला में आए हैं, ये आपसे प्रेम भाव रखने वाला, ये आपका सम्मान करने वाला, ये आपको अपना मानने वाला वो आदिवासी समाज है, तो आपकी भी एक नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। क्योंकि हिसाब तो ऊपर वाला देखता है। जो कर्मा होता है, आप कर्मा को नहीं बदल सकते। आपके 50 साल बाद आपका कर्मा हो सकता है आपके परिवार में रिपीट हो। इसलिए हो सकता है कि ये शोषित, पीड़ित, उपेक्षित सरकार की पूंजीवाद की दमनकारी नीतियों का शिकार आदिवासी समाज आज आप लोगों की तरफ भी उम्मीद लगाए बैठा है। आज आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे अगर कोई व्यापारी वर्ग के, आदिवासी समाज के साथ मिलकर कोई व्यापारी आगे बढ़ना चाहता है,
तो सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं, भजाने वाले नहीं मिल रहे हैं। वो आप संपर्क करिएगा, कैसे भजाना है मैं बता रहा हूँ। कम से कम 5 साल के अंदर अगर आपने मेरे उस प्लान पे काम कर लिया तो आपको शुद्ध प्रॉफिट 1,000 करोड़ का होगा, मैं गारंटी देता हूं। ये होता है सोच, ये होता है बिजनेस माइंडसेट। और इस माइंडसेट के लोगों को ट्रेन करने के लिए आप लोगों को भी कंधे से कंधा मिलाना होगा, क्योंकि जब आप हाथ मिला के चलेंगे तो कभी एक दूसरे के बीच पे खाई पैदा करके वोट बैंक की राजनीति करके एक दूसरे को लड़ाने और बहकाने, और जब हमारा दिमाग इधर उधर भटकता है तो हमारा दिमाग हमारे बच्चों से हटता है। तो इसलिए ऐसी परिस्थिति निर्मित ना हो। तो आओ हम सभी मिलकर सलाह करें, ऐसे समाज का निर्माण करें जो मिसाल बन सके, ऐसे समुदाय का निर्माण करें जो विकास कर सके, ऐसे समुदाय का निर्माण करें जो कह सके कि तिरोड़ी से भी साइंटिस्ट निकल सकते हैं। में खड़े हुए लोग हैं, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आज है बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरे देश के लोगों को कहा था पे बैक टू सोसाइटी। इस समाज ने आपको जो दिया है, अगर आप उस समाज को देना चालू कर देंगे तो आप इस पूरी दुनिया के सबसे विकसित देश में आ जाएंगे और सारे देश आपके पीछे चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप ही वो व्यक्ति हैं जिनके पास पूरे देश के संविधान का निचोड़ मौजूद है, और बाकी आपकी बुद्धिमत्ता के ऊपर निर्भर है। जो जीतना चाहते हैं वो मेरे साथ नारे लगाएंगे, नारे लगाएंगे। हमने पुरखों को याद नहीं किया। सजोर पिंता, खड़ा पिंता, आवल बावल, विमल पिंता, मावा नारना, और मावा नाटे मावा राज के लिए काम करो। इतनी बारिश में पसीना क्या कहना। मैं ये पसीना, ये मेरी मेहनत है और ये कर्मा है। अगर आपने मेरी इस मेहनत को दरकिनार किया तो एक दिन आप जब पसीना बहाते बहाते कहीं जाएंगे और गुहार लगाएंगे ना, तो ये कर्मा, अगर आपने मेरी बात को दरकिनार किया तो ये कर्मा आपको वहां पे दिखाएगा। जाते हैं ना इधर उधर दूर दराज में, दौड़ते भागते पसीना बहते हुए कि मालिक मालिक मदद कर दो, तो वो कर्मा कहेगा, एक पसीना बहा बहा के, बारिश में पसीना बहा बहा के तुमसे बोल रहा था, तुमने जब उसकी नहीं सुनी तो मैं तुम्हारी क्यों सुनूंगा। यही तो प्रकृति का क्या है, न्याय है। क्या है ये? तो मेरी बात सभी को समझ में आई? कितनों को समझ में? हाथ खड़े कीजिएगा। पक्का ना दादा? आप लोगों को समझ में आई? अगर ये लोग भटके, अगर ये लोग भूले, मैं ये कहता हूं कि इन्हें, इस बोलने वाले समाज को किसी धर्म का मत बनाओ, इनको कर्म का बनाओ।